इस रील में दिखाई देने वाली इस औरत की एक ऐसी खौफनाक सच्चाई सामने आने वाली है जिसे सुनने के बाद शायद आप सोशल मीडिया के किसी भी अनजान इंसान पर भरोसा करने से पहले 100 बार सोचेंगे। क्योंकि आजकल इंस्टाग्राम, फेसबुक और दूसरे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर लोग कुछ दिनों की चैट में एक दूसरे के बेहद करीब आ जाते हैं, बिना सामने वाले को ठीक से जाने और बिना उसकी पहचान समझे। लोग रिश्तों में पड़ जाते हैं और कई बार यही एक छोटी गलती इंसान को मौत के मुंह तक पहुंचा देती है। आज का ये मामला मध्य प्रदेश का है और यकीन मानिए ये केस जितना डरावना है उतना ही ज्यादा शॉकिंग भी है। सो हे एवरीवन, दिस इज भूमि एंड टुडे वी आर टॉकिंग अबाउट द डार्क रियलिटी ऑफ सोशल मीडिया। 7 मई 2026 भोपाल जबलपुर हाईवे। इस हाईवे पर सिरवरा पुल के पास एक खतरनाक मोड़ आता है जिसे लोकल लोग नागिन मोड़ के नाम से जानते हैं। यहाँ सड़क के नीचे लगभग 40 फीट गहरी खाई थी और उस खाई के नीचे फैला हुआ था एक घना जंगल। इस इलाके में फॉरेस्ट ऑफिसर अक्सर पेट्रोलिंग किया करते थे, लेकिन 7 मई के दिन जब एक फॉरेस्ट ऑफिसर वहां पहुंचे तो उनकी नजर नीचे जंगल के बीच पड़े हुए एक बड़े से बोरे पर पड़ गई। वैसे तो उस बोरे को उन्होंने पहले भी कई बार देखा था और उस टाइम उन्होंने उस पर ज्यादा ध्यान नहीं दिया, लेकिन इस बार उस बोरे से बहुत ही ज्यादा किसी चीज के सड़ने की स्मेल आ रही थी, तो वो उससे अपना ध्यान नहीं हटा सके, इसीलिए वो उसे चेक करने के लिए जाते हैं। उन्हें उसे खोलते वक्त अंदर से एक डर भी फील हो रहा था और वो अपने कांपते हाथों से उस बोरे को खोलते हैं और जैसे ही वो बोरा खुलता है उस आदमी के पैरों तले जमीन खिसक जाती है, क्योंकि उस बोरे के अंदर एक लाश पड़ी हुई थी। पहली नजर में देखने से ऐसा लग रहा था जैसे किसी आदमी की डेड बॉडी है, लेकिन उस लाश की हालत इतनी खराब थी कि उस चेहरे को पहचान पाना नामुमकिन था। माहौल पूरी तरह से सन्नाटे में बदल चुका था और जल्दी से फिर ऑफिसर पुलिस वालों को फोन करते हैं और ये सारी घटना उन्हें बताते हैं। कुछ ही देर में पुलिस और फॉरेंसिक टीम मौके पर ही वहां पर पहुंच जाती है। पूरा इलाका सील कर दिया जाता है। हर छोटी से छोटी चीज की जांच शुरू होती है। फॉरेंसिक टीम सबूत इकट्ठा कर रही थी और पुलिस इस बेरहम हत्या की हर परत को समझने की कोशिश कर रही थी। फिर जब उस बॉडी को बोरे से बाहर निकाला गया तो एक चीज देखकर पुलिस के भी रोंगटे खड़े हो गए, क्योंकि ये सिर्फ एक मर्डर नहीं था, ये बेहद बेरहमी से किया गया एक कत्ल था। लाश के हाथ बंधे हुए थे और पैर भी रस्सी से जकड़े हुए थे और उसके मुंह पर भी टेप चिपकाई गई थी ताकि शायद उसकी आखिरी चीखें भी बाहर न निकल पाए। फॉरेंसिक टीम उस टेप को भी सबूत के तौर पर अपने पास रख लेती है, लेकिन अब पुलिस के सामने सबसे बड़ा सवाल था कि ये आदमी आखिर है कौन, उसकी पहचान क्या थी और आखिर इतनी बेरहमी से उसे मारने वाला था कौन। इसी सवाल का जवाब ढूंढने के लिए आसपास के सभी पुलिस स्टेशनों में खबर भेजी जाती है। पूछताछ शुरू होती है कि क्या किसी इलाके से कोई आदमी मिसिंग है या किसी की रिपोर्ट लिखवाई गई है, लेकिन हैरानी की बात ये थी कि उन्हें किसी भी पुलिस स्टेशन से कोई भी जानकारी नहीं मिलती है, कोई मिसिंग कंप्लेंट नहीं और कोई पहचान नहीं। और यही चीज इस केस को और भी ज्यादा मिस्टीरियस बना देती है। लेकिन तभी जांच के दौरान पुलिस वालों को कुछ चीजें उस लाश के पास से बरामद होती हैं। एक किराने की दुकान की रसीद और एक छोटे बच्चे की नोटबुक। शायद यही 2 चीजें इस पूरे केस की दिशा बदलने वाली थी। अब जब बहुत ज्यादा ढूंढने के बाद भी उन्हें उस दुकान के नाम का पता नहीं चलता तो वो लोग उस नोटबुक को चेक करते हैं और उस नोटबुक के अंदर उन्हें एक बहुत ही अहम चीज मिल जाती है। वहां पर उस बच्चे के कॉपी में एक टीचर के सिग्नेचर थे और जिस स्कूल में वो पढ़ता था उस स्कूल का नाम भी था। तो सबसे पहले उस स्कूल के बारे में पता करते हैं, देन फिर पुलिस वाले उस स्कूल में जाते हैं। स्कूल में जाते ही वो सारे टीचरों को इकट्ठा करते हैं और उनसे पूछते हैं कि ये सिग्नेचर आखिर किसके हैं। तभी इनमें से एक टीचर अपने सिग्नेचर को पहचान के वहां पर बोलता है कि ये मेरे सिग्नेचर हैं। तो उस टीचर से पूछा जाता है कि आखिर ये बच्चे की हैंडराइटिंग किसकी है, क्या तुम इस हैंडराइटिंग से बच्चे का पता बता सकते हो। तो टीचर कहता है हाँ, और वो टीचर उस बच्चे की हैंडराइटिंग से उसे पहचान जाते हैं और उनका पूरा एड्रेस पुलिस वालों को बता देते हैं, उस बच्चे का एड्रेस और उसका नाम। पुलिस अब सीधा उस एड्रेस तक पहुंचती है। उन्हें पता चलता है कि वहां वो बच्चा अपनी माँ के साथ उस किराए के मकान पर रहता है, लेकिन यहाँ पहुंचकर पुलिस को जो दिखा उसने उनके शक को और भी ज्यादा गहरा कर दिया, क्योंकि घर पूरी तरह से खाली था। ना तो वहाँ वो बच्चा था और ना ही उसकी माँ वहाँ पर थी। ऐसा लग रहा था जैसे कोई अचानक रातों रात सब कुछ छोड़कर भाग गया हो। अब पुलिस धीरे धीरे आसपास के लोगों से पूछताछ करना शुरू कर देती है और तभी सामने आता है उस औरत का नाम, रीना किरार, उम्र लगभग 32 साल। लेकिन सबसे शॉकिंग बात ये थी कि इस घटना से करीब 5 से 6 दिन पहले से ही रीना अपने घर पर दिखाई नहीं दे रही थी। बस यहीं से पुलिस का शक और भी मजबूत हो जाता है, क्योंकि अक्सर ऐसे मामलों पर अचानक से अगर कोई इंसान गायब हो जाए और उसी दौरान एक डेड बॉडी मिले तो मामला सीधा मर्डर कॉन्स्पिरेसी की तरफ जाने लगता है। अब पुलिस पूरी ताकत के साथ रीना करार तक पहुंचने में लग जाती है। सबसे पहले उसका मोबाइल नंबर निकाला जाता है और फिर शुरू होती है उसकी कॉल डिटेल्स और लोकेशन हिस्ट्री की
जांच। पुलिस पिछले 5 से 6 दिनों की उसकी हर मूवमेंट को ट्रैक करने लगती है, लेकिन यहाँ एक नई प्रॉब्लम सामने आ जाती है क्योंकि रीना किसी एक जगह टिक ही नहीं रही थी। उसके लोकेशंस लगातार बदलते रह रहे थे और यही चीज पुलिस को साफ इशारा दे रही थी कि मामला बेहद सस्पिशियस है। कभी उसकी लोकेशन बाड़ी में ट्रेस होती, फिर इटारसी और फिर अचानक से मुंबई, उसके बाद इंदौर और फिर आखिर में उज्जैन। इतनी तेजी से अलग अलग शहरों में घूमना और उस दौरान मर्डर केस में उसका नाम सामने आना, अब पुलिस लगभग समझ चुकी थी कि रीना का इस केस में कोई न कोई सीधा कनेक्शन जरूर है। लेकिन अभी भी सबसे बड़ा सवाल वही था कि आखिर वो लाश किसकी थी और अगर रीना इस केस में शामिल थी तो उसने ऐसा क्यों किया। इन सारे सवालों का जवाब अब सिर्फ एक ही इंसान दे सकता था और वो थी रीना किरार। पुलिस अब उसे पकड़ने के लिए पूरी तरह से एक्टिव हो चुकी थी। मुखबिर लगाए गए, फोन ट्रैक किए गए और हर पॉसिबल जगह पर नजर रखी गई और आखिरकार 11 मई सोमवार के दिन पुलिस को सफलता मिल जाती है। उज्जैन से रीना किरार को गिरफ्तार कर लिया जाता है। लेकिन कहानी यहाँ पर और भी ज्यादा शॉकिंग हो जाती है क्योंकि रीना वहाँ पर अकेली नहीं थी, उसके साथ 2 लोग और मौजूद थे जो शायद इस पूरे खेल में उसके साथी थे। इन दोनों के नाम थे अरुण पटेल और हरनाम किरार। दोनों की उम्र लगभग 30 से 35 साल के बीच में ही थी और रीना थी 32 साल की। तीनों को एक साथ हिरासत में लिया जाता है, लेकिन पुलिस को अभी अंदाजा भी नहीं था कि पूछताछ के दौरान जो सच्चाई सामने आने वाली है वो इस पूरे केस को और भी ज्यादा डरावना बना देगी। जैसे ही रीना किरार, अरुण पटेल और हरनाम किरार को गिरफ्तार किया गया, पुलिस तुरंत ही पूछताछ में जुट गई। सवाल बहुत सारे थे। आखिर मारने वाला कौन था? उसे इतनी बेरहमी से आखिर क्यों मारा गया? और इस पूरे खेल के पीछे असली वजह क्या थी? लेकिन जब सच सामने आया तो वो किसी क्राइम थ्रिलर से कम नहीं था। पता चला कि रीना किरार की शादी लगभग 16 साल पहले कर दी गई थी। उस समय उसकी उम्र लगभग 16 वर्ष ही थी, जिसके बाद वो लगभग 10 साल तक अपनी शादीशुदा जिंदगी जीती रही और इसी दौरान उनका एक छोटा बेटा भी हुआ। लेकिन वक्त के साथ रिश्ते बिगड़ते गए और आखिरकार रीना अपने पति को डिवोर्स दे देती है। डिवोर्स के बाद उसने अपने फैमिली से अलग एक किराए का मकान लिया और वहीं अकेले अपने बेटे के साथ रहने लगी। लेकिन इसी दौरान रीना सोशल मीडिया पर बेहद एक्टिव रहने लगी। इंस्टाग्राम पर, फेसबुक पर वो रोज रोज रील पोस्ट करती। अब यही उसकी एक नई दुनिया बन चुकी थी। फिर लगभग 2022 से 23 के बीच उसकी जिंदगी में एक एंट्री होती है, एक ऐसे इंसान की जो आगे चलकर उसकी जिंदगी का सबसे खौफनाक चैप्टर बनने वाला था। उस लड़के का नाम था वीर जाट। राजस्थान के भीलवाड़ा का रहने वाला वीर रीना के पोस्ट और वीडियोस को लगातार लाइक करने लगा। धीरे धीरे वो रीना की हर पोस्ट पर कमेंट करता था और रीना भी उसके कमेंट्स को लाइक कर देती थी। और जब वो उसे धीरे धीरे नोटिस करने लगी तो वो उसके कमेंट्स का रिप्लाई भी करती थी। अब ये सब देख के वीर को लगने लगा कि शायद रीना भी उस पर इंटरेस्ट ले रही है। बस फिर क्या था, वो लगातार उसके करीब आने की कोशिश करता रहता। धीरे धीरे कमेंट से बात चैट्स तक पहुंची और फिर ऐसे ही दोनों ने कॉन्टेक्ट नंबर भी चेंज कर दिए। देन कुछ ही समय के बाद दोनों के बीच में नजदीकियां बढ़ने लगी। बातचीत इतनी बढ़ गई थी कि दोनों मिलने भी लगे। और यहाँ सबसे शॉकिंग चीज ये थी कि वीर जाट राजस्थान से लगभग 900 किलोमीटर दूर सिर्फ रीना से मिलने मध्य प्रदेश आया करता था। वो उसके साथ समय बिताता और फिर वापस अपने घर लौट जाता और ऐसे ही कुछ समय तक सब कुछ नॉर्मल था। लेकिन असली तूफान अभी बाकी था, क्योंकि इस रिलेशन के बारे में पता चल जाता है अरुण पटेल को। अब सवाल ये है कि अरुण पटेल कौन है? असल में अरुण पटेल रीना किरार की मौसी का बेटा था, यानी रिश्ते में वो दोनों भाई बहन लगते थे। वो दोनों रिलेशन में भाई बहन तो थे, बट बचपन में वो लोग रिलेशनशिप में रह चुके थे। समय बीतने के बाद दोनों को रियलिटी चेक मिला और वो दोनों एक दूसरे से अलग हो गए। लेकिन डिवोर्स के बाद अरुण और रीना फिर से एक बार करीब आने लगे और जो अरुण था वो रीना को बहुत ही ज्यादा प्यार करता था, एकदम पागलों की तरह। वो चाहता था कि रीना सिर्फ उसी की रहे। इसी वजह से उसने रीना को एक गाड़ी दी, आईफोन दिया, उसके लिए सोने के गहने बनाए और तो और उसका डेली का खर्चा वही उठाता था। लेकिन वहीं ही दूसरी तरफ रीना का रिश्ता वीर जाट से भी अब बहुत ही ज्यादा गहरा होता जा रहा था और कुछ समय बाद अरुण को इस बारे में पता चल गया। बस यहीं से उन दोनों की लड़ाइयाँ शुरू हो गई। अरुण और रीना के बीच अब बहुत ही ज्यादा झगड़े शुरू होने लगे। बात इतनी ज्यादा बढ़ गई थी कि लगभग 2 साल पहले ये मामला पुलिस तक पहुंच गया था। लेकिन इसके बावजूद भी रीना पूरी तरह से अभी अरुण से अलग नहीं हुई, क्योंकि कहीं ना कहीं उसका फाइनेंशियल सपोर्ट उससे ही जुड़ा हुआ था। इसीलिए वो अरुण से अब दोबारा बात करना शुरू कर देती है और ऐसा बिहेव करती है कि जैसे अब उनका रिलेशन नॉर्मल हो चुका है। और इसी बीच वीर जाट को भी इनके रिलेशन के बारे में पता चल जाता है, जिस वजह से वो बेचारा बहुत ही ज्यादा परेशान और दुखी हो जाता है।
क्योंकि अब इस सिचुएशन तक वो रीना के लिए बहुत ही ज्यादा सीरियस हो चुका था। देन वीर गुस्से में आकर अब इन दोनों को धमकाने लगता है। वो कहता है कि वो लोगों को बताएगा कि रीना अपने ही भाई के साथ एक रिलेशनशिप में है। अब इस बात से रीना और अरुण जो थे वो दोनों ही परेशान हो जाते हैं, क्योंकि वो नहीं चाहते थे कि उनकी बाहर इंसल्ट हो। उन्हें डर था कि उनकी बदनामी हो जाएगी। और यही वो समय होता है जब ये दोनों मिलकर एक बहुत ही गलत फैसला लेते हैं। वो दोनों वीर के मर्डर का प्लान करते हैं। जिसके बाद जो रीना थी वो वीर को अपने घर बुलाती है और उससे कहती है कि वो ये सारी चीजें सुलझाना चाहती है। वो इस रिलेशन को दोबारा से अच्छा करना चाहती है। वीर जो पहले से उससे बहुत ज्यादा प्यार करता था और अभी इमोशनल था, तो वो बिना कुछ सोचे समझे उसकी बातों में आ जाता है। और 29 अप्रैल 2026 को वो राजस्थान से नरसिंहपुर रीना के घर पहुंच जाता है। लेकिन उसे बिल्कुल भी अंदाजा नहीं था कि जिस घर में वो प्यार के भरोसे कदम रख रहा था, ही उसके लिए मौत पहले से ही इंतजार कर रही थी। क्योंकि उस घर में अभी सिर्फ रीना ही मौजूद नहीं थी जिससे वो मिलने आया था। उस घर में अरुण पटेल और हरनाम किरार भी मौजूद थे। वीर जाट जैसे ही रीना के घर पहुंचता है और बस फिर कुछ ही मिनटों में वहां पर एक ऐसा खौफनाक मंजर होता है जिसने एक इंसान की जान ले ली। अरुण पटेल एक बेसबॉल बैट निकालता है और फिर वीर के ऊपर उससे लगातार वार करने लगता है। एक के बाद एक उस पर वो उससे वार किया ही जा रहा था। वीर यहाँ पर खुद को बचाने की बहुत कोशिश करता है, लेकिन हमला इतना तेज और अचानक से था कि उसके सर पर इतनी गहरी चोट लग जाती है कि वो वहीं पर अपना दम तोड़ देता है। जिसके बाद कमरे में सन्नाटा फैल चुका था। अब यहाँ पर उन तीनों हैवानों के सामने सिर्फ एक सवाल खड़ा था कि आखिर इस लाश का वो करें क्या, इस लाश को आखिर कैसे ठिकाने लगाएं। जिसके बाद वो वीर के हाथ पैर बांधते हैं और उसके मुंह पर टेप लगाई जाती है। फिर रीना के घर से एक बोरी उठाई जाती है, लेकिन शायद जल्दबाजी में वो एक बहुत बड़ी गलती कर देते हैं। उन्होंने वो बोरी खाली तो कर दी, लेकिन उस बोरी के अंदर रीना की बेटे की नोटबुक और किराने की दुकान की एक रसीद रह गई। और यही दो छोटी चीजें उनके खिलाफ आगे चलकर एक बहुत बड़ा सबूत बनने वाली थी। जिसके बाद वीर की लाश को उसी बोरी में डाला जाता है और बोरे के सर को बांध दिया जाता है। फिर उस बॉडी को कार की डिक्की में रखा जाता है, जो कभी अरुण पटेल ने प्यार में रीना को गिफ्ट की थी। और अब शुरू होता है लगभग 200 किलोमीटर का लंबा सफर। उनका प्लान था कि लाश को इतनी दूर फेंका जाए कि पुलिस ना तो बॉडी की पहचान कर पाए और ना ही कभी कातिलों तक पहुंच सके। लेकिन अक्सर कहा जाता है कि पुलिस अगर ईमानदारी से जांच करे तो चाहे कातिल कितना भी शातिर क्यों न हो, वो एक ना एक गलती जरूर कर बैठता है। और इस केस में भी बिल्कुल ऐसा ही हुआ, क्योंकि पुलिस को शुरुआत में ही दो बड़े सबूत मिल चुके थे, वो नोटबुक और एक रसीद। और इन दो चीजों ने ही पूरी कहानी खोलकर रख दी। जिसके बाद पुलिस ने तेजी से कार्रवाई की। उज्जैन से तीनों आरोपियों को गिरफ्तार किया गया। फिर मर्डर वेपन यानी बेसबॉल बैट भी रिकवर कर लिया गया, साथ ही वो कार भी जिसमें वो लोग उसे फेंकने गए थे, ताकि इस केस को और भी ज्यादा मजबूत बनाया जा सके। पुलिस ने रीना और वीर की चैट्स भी रिसीव की और उन्हीं चैट्स में साफ दिखाई दे रहा था कि किस तरह से रीना ने वीर को अपने पास बुलाया था। यानी ये मर्डर अचानक गुस्से में नहीं हुआ था, ये पूरी एक साजिश थी। फिलहाल अभी इस मामले की सुनवाई चल रही है और पुलिस आरोपियों की रिमांड मांग रही है, ताकि केस की हर गहराई तक पहुंचा जा सके और उन लोगों के खिलाफ इतना मजबूत मामला तैयार किया जा सके कि उनका बच निकलना नामुमकिन हो। आजकल लोग कुछ ही दिनों की चैटिंग से ही इमोशनल हो जाते हैं और सामने वाले इंसान पर ट्रस्ट करने लगते हैं और उन्हीं के लिए सैकड़ों किलोमीटर दूर ट्रेवल तक कर लेते हैं। लेकिन सामने वाला इंसान आखिर सच में है कौन, उसकी सच्चाई क्या है, आखिर उसकी इंटेंशन क्या है, ये जानना बहुत ज्यादा जरूरी है। क्योंकि कभी कभी जिस इंसान को आप प्यार समझ रहे होते हो वो आपकी जिंदगी का सबसे बड़ा खतरा बन सकता है। और इस केस में वीर जाट की शायद सबसे बड़ी गलती यही थी कि वो उस इंसान से प्यार कर बैठा था जिसकी उसे सच्चाई भी नहीं पता थी। और आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में। और अगर आप लोगों को ये वीडियो पसंद आती है तो प्लीज वीडियो को लाइक करना और चैनल को भी सब्सक्राइब कर देना।